नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2019। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे पेपर पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत जो हमारे बच्चे फिजिकल साइंस लिए हैं, भौतिक विज्ञान लिए हैं, यानी पैडागोजी फर्स्ट के अंतर्गत आप फिजिकल साइंस है तो आपको 2019 पेपर मॉडल के आधार पर आपको भौतिक विज्ञान का एक उत्तर सहित मॉडल प्रश्न पत्र समर्पित किया जा रहा है। तो ये जो पेपर आपको हम बता रहे हैं आज, आप जो स्क्रीन पर ये पेपर देखेंगे, इस वीडियो के अंतर्गत जो पेपर देखेंगे, ये पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये 50 शब्दों में आपको ये उत्तर देने होते हैं। तो दोस्तों, आपने भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस को पढ़ा है, उसमें अनेकों प्रकार के सूत्र होते हैं, प्रयोग होते हैं, लेकिन जो पेपर देखा जाए तो इसमें आपसे सूत्र और प्रयोग के बारे में नहीं पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट फिजिकल साइंस का महत्व। ठीक है, आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि फिजिकल साइंस का क्या महत्व है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि फिजिकल साइंस का जब से पहला जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि फिजिकल साइंस का क्या महत्व है। तो आप यहाँ देखेंगे कि भौतिक सभी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए आधार प्रदान करती है, भौतिकी प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करती है और उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय देती है जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं के अन्य अध्ययन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, ये देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल साइंस का महत्व। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन क्या आया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, ये आधुनिक फिजिकल साइंस की प्रकृति। जो ये आधुनिक चल रहा है, इस समय का जो युग चल रहा है, इसमें फिजिकल साइंस की प्रकृति क्या है, इसके बारे में आपको प्रकाश डालना है। तो यहाँ आप लोग देखेंगे कि फिजिकल साइंस की प्रकृति क्या है, भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। तो भौतिकी प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। कुछ विद्वानों के मतानुसार यह ऊर्जा विषयक विज्ञान है और इसमें ऊर्जा के रूपांतरण तथा उसके द्रव्य संबंधों की विवेचना की जाती है। इसके द्वारा प्रकृति जगत और उसकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत अगर देखें हम लोग तो एक आधुनिक भौतिकी के पिता कौन है, ये पॉइंट अगर आप लोग डाल देते हैं तो आप फुल नंबर लेने के, फुल मार्क्स लेने के हकदार हो जाएंगे। तो ये गैलीलियो गैलीली, ठीक है, ये आधुनिक भौतिकी के पिता हैं। ठीक है, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन है, गैलीलियो गैलीली। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपका है कि फिजिकल साइंस का सामान्य उद्देश्य, जनरल एम्स ऑफ फिजिकल साइंस। तो जो फिजिकल साइंस है उसका सामान्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोगों ने फिजिकल साइंस पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन लेवल में आप ये बुक आपने पढ़ा हुआ है, तो उसी के आधार पर अब यहाँ हम लोग देखेंगे फिजिकल साइंस का सामान्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को अगर हम फिजिकल साइंस अगर पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो उसका सामान्य उद्देश्य हमारा क्या होता है, हम क्यों बच्चों को आखिर ये भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य क्या है, तो भौतिक विज्ञान शिक्षण से छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन आता है, उनमें तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता उत्पन्न होती है। इस प्रकार छात्रों के मानसिक विकास में यह विज्ञान सहायक है। ठीक है, भौतिक विज्ञान के अध्ययन में छात्रों से प्राप्त लाभों को एकत्रित, संगठित और वर्गीकृत करने की क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी के अंतर्गत कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है कि छात्रों में पर्यावरण तथा प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपका हो जाता है भौतिकी में प्रेक्षण खोजने तथा स्वयं करने की आदतों का विकास करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे चौथा, जो आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। ये 50 शब्दों में आपको लिखना है, इसीलिए छोटे छोटे रूप में ही हम आप लोगों को सामने दे रहे हैं। अगर ज़्यादा बड़ा भी लिख देते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। केवल आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ टीचिंग ऐड है, टीचिंग ऐड का मतलब होता है शिक्षण सहायक सामग्री। जब हम भौतिक विज्ञान आप लोग पढ़ाएंगे क्लास में, जब भौतिक विज्ञान पढ़ाएंगे तो आपको अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करना होगा, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए अगर शिक्षण सामग्री का प्रयोग आप नहीं करते हैं तो ये समझिए कि आपका जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अधूरी कहलाएगी और बच्चे को जो आप देना चाहते हैं, बच्चे को जो आप समझाना चाहते हैं, वो समझाने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना
पढ़ सकता है। तो ये शिक्षण ऐड क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे सहायक सामग्री विषय को अस्थायी रूप से सीखने व समझने में सहायक होती है, ठीक है। जहाँ शिक्षक का मौखिक वक्तव्य कम प्रभाव उत्पन्न करता है, वहीं दृश्य सामग्री पाठ को रोचकता प्रदान कर उसे बोधगम्य बनाती है। यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्रदान की जाती है। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आपसे पांचवा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्नीकरण कौशल के घटकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है। प्रश्नीकरण यानी प्रश्न से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जब हम सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग करते हैं तब हमें अनेक कौशलों के बारे में जानकारी दी जाती है, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रदर्शन कौशल आदि, ठीक है। लेकिन इसमें हम लोगों को क्या पूछा गया है, तो आप लोगों से प्रश्नीकरण यानी प्रश्न कौशल के बारे में आपसे पूछा गया है और इसके घटक के बारे में उल्लेख करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं प्रश्न कौशल के घटक कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि प्रश्न कौशल के घटक पहला आपका है अनुबोधन। अनुबोधन का मतलब है कि बच्चों को आपको बोध कराना, किसी भी चीज़ के बारे में उनको जानकारी देना, अधिक सूचना प्राप्ति, उसके बाद पुनः केंद्र, ठीक है। प्रश्न कौशल के घटक हम लोग देख रहे हैं पुनः केंद्र, उसके बाद आप देंगे कि पुनः निर्देशन और समीक्षात्मक अभिज्ञान वृद्धि। ये सब क्या है, ये घटक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि प्रश्नों में निम्नलिखित बातों का ध्यान देना, यानी जब हम प्रश्न पूछते हैं, हम लोग प्रश्न कौशल के बारे में देख रहे हैं, तो बच्चों से जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हमें निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। ये कौन कौन से बात है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों की रचना ठीक होनी चाहिए, ठीक है। संक्षिप्त प्रश्न होने चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, विशिष्टता होनी चाहिए और प्रतिध्वनियात्मक, प्रसन्न नहीं हो, शब्द आडंबर पूर्ण प्रश्न न हो, अध्यापक की ध्वनि मध्यम होनी चाहिए, प्रश्न कौशल की गति भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट और छठा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि छठा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो पाठ योजना क्या है। दोस्तों आप लोग देखिए फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें लेसन प्लान के बारे में पूछ दिया है। तो इस तरीके से भी आपको एक जैसे शिक्षण सामग्री पैडागोजी में आपसे लेसन प्लान भी बनाने के लिए पूछ सकता है कि इस टॉपिक पर आप लेसन प्लान बनाएं। तो दोस्तों आप लेसन प्लान के लिए हमारे इस चैनल पर अगर जाएंगे तो लेसन प्लान बना हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा कि पाठ योजना क्या है। तो दोस्तों पाठ योजना का अर्थ, पाठ योजना से तात्पर्य उन सभी बातों के क्रमबद्धता तथा विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक कक्षा में एक निश्चित समय में पूरा कर लेता है, ठीक है। डेविस के मतानुसार कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की पूर्व तैयारी आवश्यक है, ठीक है। यानी शिक्षक को क्लास में जाने से पहले तैयारी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक की प्रगति में सर्वांगीण बाधक उसकी अपूर्ण तैयारी होती है। अगर आप तैयारी करके नहीं जाते हैं क्लास में तो ये आप बच्चों के सामने जो पढ़ाना चाहते हैं वो सही तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। ये अपना डेविस के अनुसार ये है। उपरोक्त कथन में डेविस महोदय ने कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक की तैयारी को ही पाठ योजना माना है, ठीक है। N.L. वासिन ने पाठ योजना को परिभाषित करते हुए लिखा है कि शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को ही पाठ योजना कहते हैं, ठीक है। शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को ही पाठ योजना कहते हैं। अगर हमारे अनुसार अगर आप लोग देखें या समझने का प्रयास करें तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए पहले कि शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिन क्रियाओं का नियोजन करता है उन्हीं आलेखों को पाठ योजना के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है पाठ योजना शिक्षण प्रक्रिया की एक ऐसी व्यवहारिक लिखित योजना है जो शिक्षण क्रियाओं को नियोजित करके किसी भी शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व मानसिक रूप से तैयार करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि क्लास में जाते हैं और बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना है तो पूर्व से आप लेसन प्लान बना लेते हैं और लिख लेते हैं, तो आप क्लास में जाएंगे तो आपको किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई चीज़ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक लिखित पाठ योजना होता है, आप लिख करके कक्षा में आपको क्या पढ़ाना है वो आप पहले से ही लिख करके तैयार करके ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन हो जाता है गैलीलियो के विभिन्न आविष्कार लिखिए। तो दोस्तों ये तो आप मान लीजिए फिजिकल साइंस पढ़े हैं तो गैलीलियो, न्यूटन इत्यादि जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, हम जो ये आप लोगों को बताए थे सिलेबस में 4-5 वैज्ञानिकों का नाम बताए थे। अगर सिलेबस आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाएँ और चैनल पर ये
सिलेबस पड़ा हुआ है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम दे दे रहे हैं, चाहें तो वहाँ से आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ की गैलीलियो के मुख्य आविष्कार। तो गैलीलियो गैलीली 15 फरवरी 1565 से 8 जनवरी 1642 इटली के मनोवैज्ञानिक थे। वे एक महान आविष्कारक थे, ठीक है, तथा दूरदर्शी के विकास में उनका अतुलनीय सहयोग था। ये दूरदर्शी या दूरदर्शन का अपना इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। गैलीलियो टेलीस्कोप के अपने आविष्कार के कारण दुनिया में प्रसिद्ध हुए। और टेलीस्कोप दूरदर्शी और टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमाओं का पता लगाया था। साथ ही सबसे पहले सूर्य के धब्बों और शुक्र ग्रह की कलाओं को भी देखा था। ठीक है, इनके बारे में है। तो इनके बारे में आप लोग और भी जो मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा एक बार। अब समस्या समाधान विधि क्या होती है, इसमें समस्या समाधान विधि पूछा गया है। तो दोस्तों समस्या समाधान विधि के अंतर्गत देखा जाए तो विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि विज्ञान शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में विद्यार्थी के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके तथा अपने पूर्ण ज्ञान व अनुभव के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सके। ठीक है, अब देखेंगे समस्या समाधान विधि के चरण कौन कौन से हैं। तो समस्या समाधान विधि के चरण क्या है, समस्या का चयन करना, ठीक है, सब समस्या का चयन करना, समस्या के कारण को जानना कि समस्या किस कारण से हुई है, उसके बाद आपको समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, यानी समस्या से संबंधित सारी जितनी भी सूचनाएं हैं उसको एकत्रित करना, समस्या का समाधान करना, उसके बाद से समस्या का समाधान या समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना। ठीक है, अब नेक्स्ट और 9th नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है। तो दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप क्या पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ा रहे हैं। तो भूगोल में अगर पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई के बारे में पता करना है तो आप भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के बारे में तो जान जाएंगे, लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई कितने किलोमीटर है, क्या क्या है, उसके बारे में भूगोल के साथ आपको गणित को भी शामिल करना होगा। यही जो गणित को शामिल आप कर रहे हैं, किसी प्रकरण किसी विषय को जानने में अन्य विषय को आप उसके साथ में ले रहे हैं, वही पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं। आप जैसे पढ़ने के क्रम में खेल कूद का भी प्रयोग कर रहे हैं, यानी पढ़ने के साथ साथ जिस क्रिया का आप प्रयोग कर रहे हैं वह पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आगमन विधि। तो दोस्तों यहाँ पर आगमन विधि पूछा था, लेकिन हम आपको आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधियों के बारे में बता दे रहे हैं। आगमन विधि का मतलब ये होता है, आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्य एवं घटनाओं के लक्षण विशेषण द्वारा सामान्य नियम व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगमन विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब आगमन विधि में ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग मूर्ति देखते हैं, ठीक है, मूर्ति दुर्गा जी, हनुमान या किसी भी अगर देवी देवता का अगर मूर्ति आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, मूर्ति आपने देखा सामने दिखाई दे रहा है कि ये हनुमान जी का मूर्ति है, लेकिन उस मूर्ति से उस साध्य आत्म परमात्मा तक पहुँचने की जो क्रिया है, जैसे आगमन का मतलब ये हो गया कि जो आप पहले अज्ञात है उससे अज्ञात से विशिष्ट से सामान्य की ओर, अज्ञात से क्या कर देंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है कि ये आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा होता है। आर्थिक विशेषण की सबसे पुरानी विधि है। इस रीति को काल्पनिक रीति, विशेषण रीति, अमूर्त रीति आदि के नामों से जाना जाता है। इस रीति अथवा विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। दोस्तों जैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है, तो हमें मान लीजिए कि कुछ भी पढ़ाना है, आप लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, इसलिए कि अभी कन्फर्म आपका नहीं हुआ है, हम समझ रहे हैं। तो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जैसे हमें बच्चे को कुछ भी पढ़ाना है तो बच्चे को सबसे पहले हम सामान्य पढ़ाएंगे, ठीक है,
सामान्य तरीके से उसको समझाने का प्रयास करें। ए फॉर एप्पल होता है तो सबसे पहले हम उसको ए समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद ए फॉर एप्पल समझाएंगे और एप्पल के बारे में कहाँ से मिलता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। यानी ये हो गया आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे तो आगमन में क्या होता है, तो ये विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले इसमें विशिष्ट बता दिया जाता है, पहले जो बच्चों को जानकारी नहीं है उसके बारे में बता दिया जाता है और उसके बाद जानकारी के तरफ धीरे 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 हम लोग ले जाते हैं, वही आगमन विधि होता है। अब देखेंगे यहाँ पर आप लोग सेशन बी के अंतर्गत आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विद्यालयी पाठ्यचर्या में फिजिकल साइंस के महत्व को बताइए। यानी विद्यालय का जो पाठ्यचर्या हो गया बच्चों का स्कूल का क्यूरिकुलम जो है उसमें इम्पोर्टेंट आप फिजिकल साइंस, इम्पोर्टेंस क्या है फिजिकल साइंस का। तो दोस्तों आप लोग खुद सोचिए कि अगर विद्यालय में या फिजिकल साइंस बच्चों को पढ़ाने का क्या महत्व है। आप क्यों बच्चों को फिजिकल साइंस पढ़ाना चाहते हैं, आप क्यों फिजिकल साइंस पढ़े हैं, आप फिजिकल साइंस पढ़े हैं तो उसका महत्व क्या है, इसी के बारे में आपको लिख देना है। तो प्राकृतिक पर्यावरण यहाँ पर देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में समस्या सुलझाने, निर्णय लेने, जगत को समझने की क्षमता, विकास करना, विज्ञान शिक्षण और उसके महत्वपूर्ण भाग का भौतिक शिक्षण का एक लक्ष्य है। ये प्राकृतिक पाठ्यचर्या में शामिल करने से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग अपने से भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा रूप करके भी अगर आप लोगों को बता रहा हूँ, केवल मैं हेडिंग को और समझाने का ही प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इसको बड़ा बड़ा करके और अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आप लोग लिखिएगा। केवल मैं एक आपको आधार दे रहा हूँ, आपको एक उदाहरण टाइप का दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि वो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि शिक्षण उद्देश्य की आवश्यकता क्या है। तो शिक्षण उद्देश्य की आवश्यकता क्यों है। शिक्षण उद्देश्य अगर देखा जाए तो औपचारिक तथा अनौपचारिक रूप से शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति का चहुमुखी विकास संभव है। ठीक है, इसी विकास के आधार पर ही व्यक्ति विविध क्षेत्रों में प्रगति कर सकता है। अतः विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की समस्त प्रक्रिया को संचालित करने हेतु उद्देश्य का ज्ञान परम आवश्यक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रॉबर्ट मेगर, देखिए यहाँ पर आप लोग रॉबर्ट मेगर विधि और रॉबर्ट मिलर विधि में अंतर। ठीक है, इसके बारे में आप लोग जैसे फिजिकल साइंस जो पढ़ रहे हैं, आप अपने बुक से जो भी ये लोग हैं इन लोगों के बारे में एक बार अपने अनुसार आप लोग पहले से तो पढ़े ही होंगे, लेकिन इस समय आप लोग अपने अनुसार एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस का महत्व लिखिए। हम केवल आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं जैसे शिक्षा शास्त्र। अब यहाँ पर आ गया कि माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस का क्या महत्व है। आखिर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने जो फिजिकल साइंस पढ़े थे ग्रेजुएशन में, इस तरीके का क्वेश्चन आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित नहीं मिला होगा, इसीलिए इन सब क्वेश्चन पर हम ध्यान ज़्यादा दिला रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे भौतिक विज्ञान का महत्व। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर यानी माध्यमिक स्तर पर फिजिकल साइंस पढ़ाने का क्या महत्व है, तो भौतिकी का महत्व, भौतिक विज्ञान का क्या महत्व है। तो भौतिक सभी प्राकृतिक विज्ञानों के लिए आधार प्रदान करती है, भौतिक प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करती है और उन महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय देती है जो रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या अन्य सभी शाखाओं से उत्पन्न की अध्ययन के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान का महत्व हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, फिजिकल साइंस में न्यूटन के योगदान का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन आया है, तो आप लोग न्यूटन का योगदान क्या था आप लोग भली भांति से परिचित होंगे। इसके बारे में न्यूटन का क्या योगदान था उसके बारे में आपको लिख देना है। अब यहाँ देखेंगे फिजिकल साइंस में विविध व्यवसायों का क्षेत्र लिखिए। अगर फिजिकल साइंस पढ़ रहे हैं, बच्चों को हम फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, आखिर फिजिकल साइंस क्यों पढ़ाया जाए, फिजिकल साइंस में करियर क्या है। ठीक है, फिजिकल साइंस में करियर क्या है, करियर के क्षेत्र क्या क्या है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, उसके बाद एजुकेशन है, रिसर्च है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ देखेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन है, डिफेंस है, एटॉमिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है। ठीक है, इसके अलावा किस किस क्षेत्र में है, तो यहाँ कंस्ट्रक्शन फर्म है, एविएशन इंडस्ट्री है, एरिया है, ये सारे जगह जॉब के क्षेत्र हैं। अब देखेंगे कि पांचवा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि भी पूछ सकता है कि क्या है, तो ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज विधि, अन्वेषण। इसी को देखिए किस किस रूप में दिया है, तो ह्यूरिस्टिक भी शब्द यूज किया है, अन्वेषण भी यूज किया है और खोज भी यूज किया है।
खोज भी प्रयोग। तो एक ही प्रश्न को किस तरीके से पूछ सकता है, ये एक ही प्रश्न है लेकिन 3 नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो खोज विधि होता क्या है कि समस्या का हल ढूंढने को तैयार होते हैं और क्या होता है कि उसके लिए कार्य तथा निरीक्षण करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं और परीक्षण करते हैं। यह वैज्ञानिक खोजों का स्वाभाविक क्रम है। विज्ञान व गणित का घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए यह विधि गणित के क्षेत्र में भी प्रभावशाली है। दोस्तों, अगर गणित आपको पढ़ाना है तो गणित में आपको खोज विधि का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि स्व अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्व अधिगम सामग्री, स्व का मतलब अपना, अधिगम का मतलब सीखने के लिए, सेल्फ लर्निंग का मतलब क्या होता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे कि स्व अधिगम सामग्री इस अर्थ में स्व व्याख्यान होती है कि विद्यार्थी अधिगम सामग्री के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं और विषय वस्तु को बिना किसी प्रकार की अधिक सहायता समर्थन से आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका स्व अधिगम सामग्री होता है। स्व अध्ययन सामग्री के अंतर्गत अगर देखा जाए स्व अध्ययन सामग्री क्यों महत्व है, तो बच्चों को अगर कुछ आपको सिखाना है, इसलिए ये सामग्री यहाँ देख लीजिए, इसलिए ये सामग्री विषय वस्तु प्रस्तुतिकरण और पाठ और भाषा की दृष्टि से किसी भी अस्पष्टता से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है, ये ठीक है। अब छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, स्व अधिगम सामग्री, स्व अधिगम यानी स्व अधिगम सामग्री बच्चों को आप पढ़ाते समय जिस सामग्री का अपने अनुसार यूज करते हैं वो स्व अधिगम सामग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि आधुनिक पदार्थ विज्ञान यानी आधुनिक पदार्थ विज्ञान के प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा कि आधुनिक जो ये युग चल रहा है इसमें पदार्थ विज्ञान का क्या महत्व है, इसके बारे में आप 2-4 लाइन तो जरूर लिख सकते हैं, यही चीज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि श्यामपट्ट के प्रयोग की दक्षता। तो दोस्तों, ये शैक्षिक से संबंधित प्रश्न है कि श्यामपट्ट के प्रयोग की दक्षता क्या होती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड में पर टीचर लिख रहा है तो क्या क्या बातों का ध्यान देना चाहिए कि किस किस दक्षता, कैसा दक्षता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कक्षा में श्यामपट्ट की व्यवस्था पर ध्यान दें और उसे ठीक करें ताकि कक्षा श्यामपट्ट लेख भली बात ही सभी बच्चे देख सके। ख के अंतर्गत श्यामपट्ट पाठ से पूर्व साफ कर लिया जाए। नेक्स्ट होता है आवश्यकता अनुसार चौक साथ लाए जाए। श्यामपट्ट और छात्रों के बीच अध्यापक को व्यवस्थित नहीं बनाना चाहिए, व्यवधान नहीं बनना चाहिए, इसलिए एक ओर खड़े हों। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यानी श्यामपट्ट पर लिखते समय किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। श्यामपट्ट पर कार्य का उपयोग करने हेतु पॉइंटर का उपयोग करें। चौक से लिखते समय आवाज़ न हो। चौक पर पर्याप्त दबाव डालकर लिखें ताकि लेख स्पष्ट अंकित हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि श्यामपट्ट साफ करते हुए धूल न उड़े, अन्यथा कक्षा का पर्यावरण दूषित होगा। श्यामपट्ट पर वर्तनी की अशुद्धियां न करें। ठीक है, इसके बाद आपको एक छोटी सी यहाँ पर रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है। आप बीएड कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर बीएड की सभी टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हो तो ये चैनल जो आपके सामने है, आप जिस चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाते हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने छात्र हैं वो वीडियो को जरूर अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दिया करें। अब आइए देख लेते हैं सेशन सी के अंतर्गत। ठीक है, सेशन सी के अंतर्गत आपसे केवल 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 15-15 नंबर के सब क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रश्न देख लीजिए। फिजिकल साइंस के कक्षा 9th के किसी प्रकरण पर पाठ योजना बनाइए। दोस्तों, ये लेसन प्लान आपको बनाना ही बनाना होगा। अगर आप लेसन प्लान बना देते हैं तो ये समझिए कि जो आप क्वेश्चन आंसर ये सब लिख रहे हैं इससे बेहतर मार्क्स लाने में सफल होंगे। तो दोस्तों, लेसन प्लान अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर लेसन प्लान बना हुआ है, वो भी फिजिकल साइंस का ही बना हुआ है, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो आप लेसन प्लान देख सकते हैं। अब देखेंगे कि 8वां क्वेश्चन क्या होता है। तो 8वां क्वेश्चन होता है पदार्थ विज्ञान में प्रोजेक्ट विधि की विवेचना कीजिए एवं इसके गुण दोष को भी लिखिए। तो प्रोजेक्ट विधि के बारे में आपको लिख देना है ये पदार्थ विज्ञान में। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिजिकल साइंस में पद चिन्हात्मक खोजों के प्रभाव को लिखिए। और 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूछा गया, तो प्रस्तावना कौशल के घटक और महत्व को लिखिए।
तो ये हम इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, प्रस्तावना कौशल के घटक और महत्व। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग वीडियो से परेशान ना होंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, प्रस्तावना कौशल क्या होता है, प्रस्तावना कौशल के घटक और महत्व के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। इस शिक्षण कौशल को पाठ प्रारंभ कौशल अथवा विन्यास प्रेरणा कौशल कहते हैं। जब शिक्षक एक नया पाठ पढ़ाना प्रारंभ करता है तब सर्वप्रथम उस पाठ का संक्षिप्त परिचय देता है, जिसे भूमिका कहते हैं, या गलत हो गया है, ठीक है, भूमिका कहते हैं। वह कितनी सफलता से परिचय देता है कि सभी कक्षा के छात्रों का ध्यान आकर्षित कर सके। पाठ लेखन तथा उद्देश्यों के लिखने के समय यह प्रस्तावना तैयार कर लिया जाता है। यह शिक्षक की कल्पना शक्ति तथा अनुभवों के आधार पर तैयार किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि जो ये प्रस्तावना यहाँ पर है ना, प्रस्तावना कौशल, तो आप लेसन प्लान जब बनाते हैं तो लेसन प्लान में क्या होता है कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर, ठीक है, बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर हम लोग उन बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न हम पूछते हैं जो कि बच्चे बता सकते हैं, आसान उस प्रकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन हमारा प्रस्तावना का होता है वो थोड़ा टफ होता है, और वो बच्चे जब नहीं बता पाते हैं तो हम उनको बताते हैं कि आज आइए इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि प्रेरणा जो आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ये देखेंगे कि छात्रों का पूर्व ज्ञान, आप लोग जानते हैं कि छात्रों का पूर्व ज्ञान को विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद उचित युक्तियों साधनों का उपयोग, जो हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे, ठीक है, उसमें उचित युक्तियों साधनों का उपयोग करेंगे प्रस्तावना के अंतर्गत। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर अध्ययन करेंगे और कौशल में अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शिक्षक कहानी सुनाकर पाठ प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर देखिए, आप प्रस्तावना प्रश्न जब शुरू करते हैं या पढ़ाते हैं तो कुछ शिक्षक होते हैं जो कहानी सुनाकर पाठ को प्रारंभ करते हैं, कुछ शिक्षक कविता का अंश सुनाते हैं, कुछ शिक्षक मॉडल चित्र दिखाकर आरंभ करते हैं, कुछ शिक्षक प्रश्नों की सहायता से आरंभ करते हैं, कुछ शिक्षक प्रयोग तथा प्रदर्शन को प्रारंभ करके करते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कहानी दृश्य, ये है जो पाठ। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, प्रस्तावना कौशल के घटक। हाँ, प्रस्तावना कौशल के घटक क्या क्या है, यहाँ पर आप लोग हेडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्व ज्ञान, ठीक है, पहला जो प्रस्तावना के घटक है वो पूर्व ज्ञान है। किसी भी नए प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व छात्रों के पूर्व ज्ञान लेना आवश्यक होता है। वह पाठ जिसे अध्यापक पढ़ाने जा रहा है वह छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है उचित श्रृंखलाबद्धता। तो उचित श्रृंखलाबद्धता क्या होता है, पाठ को प्रारंभ करते समय प्रयोग में लाए जाने वाले विचारों, प्रश्नों तथा कथनों आदि में तारतम्यता का होना आवश्यक है। तीसरा हो जाता है उद्देश्य और सहायक सामग्री। तो हमारा जो पाठ को पढ़ाते हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है, और उस पाठ को पढ़ाते समय हम किन किन शिक्षण सामग्री का उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। और होता है चौथा आपका कथन, यानी कथनों का विषय वस्तु और उद्देश्यों के संबंध में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका 5वां पॉइंट होता है वो प्रस्तावना अवधि होता है। प्रस्तावना अवधि इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6 मिनट का, अगर सूक्ष्म शिक्षण प्रणाली योजना के अंतर्गत देखा जाए तो प्रस्तावना प्रश्न में आपको 6 मिनट का टाइम दिया जा सकता है। नेक्स्ट देखें छात्रों में रुचि तथा प्रेरणा उत्पन्न करने की क्षमता। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग एक नेक्स्ट दूसरा 11 नंबर का प्रश्न हो जाता है, किसी बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन करें। दोस्तों, पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पाठ्य सहगामी क्रिया क्या होता है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय अन्य किसी भी सब्जेक्ट की सहायता लेनी होती है, वो पाठ्य सहगामी क्रिया होती है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रिया के अंतर्गत अगर देखा जाए तो क्या क्या आपको निम्न प्रकार से समझा जाए, किन किन प्रकार से। नैतिक शिक्षण, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नैतिक प्रशिक्षण, यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा नैतिक प्रशिक्षण के लिए वास्तविकता प्रदान की जाती है, जिसमें भाग लेकर बालक उन गुणों को सीखता है और चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। दूसरा सामाजिक प्रशिक्षण होता है। तीसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर नागरिक प्रशिक्षण, और चौथा देखेंगे यहाँ पर आवश्यकताओं की पूर्ति। 5वां है विद्यार्थियों की रुचि का विकास। 6ठा है आपका शारीरिक विकास। ठीक है, 7वां हो जाता है नेतृत्व की भावना का विकास, और 8वां हो जाता है मनोरंजन प्रदान
करना। तो दोस्तों ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा घटक हम लोगों ने देखा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।